इस चैप्टर की सारी चीजें हो गई थी हमारी लेवाई एंड कलेक्शन की, बस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बचा था, और एग्जामिशन के भी बहुत सारे मेजर पार्ट्स हो गए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे उनको। ये बचा है और ये बचा है, बाकी सब हो गया है। तो पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आ जाओ, एकदम प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी तुमने आईडीटी का फुल टेस्ट दिया था, तो उसमें ये सारे जितनी चीजें पढ़ा चुका हूं वो तो रीड किया होगा ना पूरा तुमने मॉड्यूल से। हाँ, गुड। पेपर चेक हो गए हैं, आज मिल जाएंगे तुमको, मोस्ट प्रोबेबली आज मिल जाएंगे। तेरा ही होगा साले। चलो बेटा, चलो चलो, आओ आओ, अरे 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 अरे, बेटा समय नहीं खराब करो। पेज नंबर 704 खोलो फटाक से। 704 ही है ना? कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। चलिए आगे बात करें, हाँ या ना बोलो। ठीक है, हम जानते हैं एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? जो नॉर्मल होता है, एक सप्लायर है एक रेसिपेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है देख लो एक बार, मैं बोल देता हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, एक क्या है सप्लायर है और एक क्या है बेटा रेसिपेंट है। सप्लायर रेसिपेंट को गुड्स बेचेगा, बोलो हाँ या नहीं। ये मान के चलो 1 लाख के गुड्स हैं, इस पे 18% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो ये इसको कितने की पेमेंट करेगा, 1,18,000 की इसको पेमेंट करेगा। और ये 18,000 रुपये किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। हाँ या ना बोलो। तो कुल मिला के इसके पास से 1,18 गए, रेसिपेंट के पास से कितने गए, खर्चा कितना हुआ 1,18, सप्लायर को कितने मिले 1 लाख, और गवर्नमेंट को कितने मिले 18। ये क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज, ये क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज। अब सरकार कई बार बोली कि हम सप्लायर को पकड़ नहीं पाते, सप्लायर साला हमारे हाथ से, चिकना सप्लायर हाथ से छूट के निकल जाता है। क्या बात समझ में आ रही है ना? हमको क्या है, टैक्स देगा नहीं देगा, कहाँ तक रजिस्ट्रेशन कराएं। तब सरकार ने कुछ प्रोविजंस बनाए जिसको बोला गया आरसीएम। क्या बोला गया, आरसीएम। आरसीएम क्या होता है बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसने क्या बोला, सप्लायर है और रेसिपेंट है। क्या है, सप्लायर है और रेसिपेंट है। सप्लायर ने रेसिपेंट को क्या किया, सप्लायर ने रेसिपेंट को क्या किया, गुड्स बेचा, कितने का 1 लाख। बोलो हाँ या नहीं। अब जो जीएसटी है वो सप्लायर ना भर के कौन भरेगा, रेसिपेंट। तो वो इनवॉइस 1 लाख की ही बनेगी, उसमें 1,18,000 नहीं लिखा रहेगा। बोलो हाँ या नहीं। यहां से रेसिपेंट हमने पढ़ा ना, आरसीएम में इनवॉइस के अंदर पढ़ा ना, सेल्फ इनवॉइसिंग, याद है क्या, कि वो अपने लिए एक इनवॉइस बनाएगा जिसमें वो क्या करेगा, 1,18,000 और 18,000 रुपए का क्या भर देगा, जीएसटी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 18,000 वो किसको दे के आएगा, गवर्नमेंट को। कौन दे के आएगा 18,000, रेसिपेंट जाके गवर्नमेंट को टैक्स दे के आ जाएगा। अगर तुम फाइनेंशियल चीज देखोगे तो दोनों में सेम ही हो रही है, कि इसको कितने मिल रहे हैं 1 लाख, इसकी जेब से कितने जा रहे हैं 1,18,000। बस यहाँ पे 18,000 भरने की जिम्मेदारी किसकी थी, सप्लायर की, और यहाँ पे 18,000 भरने की जिम्मेदारी किसकी है, रेसिपेंट की। किसी का कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, बस प्रोसीजरल प्रोसेस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। कि जहाँ सप्लायर टैक्स भर रहा था सरकार को, सप्लायर की गर्दन पकड़ रहे थे कि तू टैक्स कलेक्ट करके लेके आ, अब यहाँ रेसिपेंट की गर्दन पकड़ी कि जो तूने माल खरीदा है उस पर हमको टैक्स दे। ये होता है तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोनों में कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, बस प्रोसेस का फर्क है। हेलो हेलो। ठीक, चलो चलो, ठीक है। तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज आप जब समझ ही गए होंगे क्या कहानी है इसकी, हाँ या ना बोलो।
चलिए आइए अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। जनरली इज लायबल टू पे जीएसटी, हाउएवर इन स्पेसिफिक केसेस लाइक इंपोर्ट्स and other notified supplies, the liability may be cast on the recipient under reverse charge mechanism. Reverse charge means the liability to pay tax in on the recipient supply of goods or services instead of supplier of such goods or services in respect of notified categories of supply. ठीक है, क्या मतलब सप्लायर की जगह टैक्स कौन भरेगा? रेसिपेंट. हियर द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ये भी हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन में कि आरसीएम के केस में सप्लायर को एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन लेने की, भले वो लिमिट के ऊपर आ गया हो, क्यों? अगर वो सिर्फ आरसीएम वाली सर्विसेज या गुड्स बेचता है तो हाँ है ना. और आरसी रेसिपेंट के लिए बोल दिया था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अगर वो क्या करता है आरसीएम के अंदर जाता है. तो आ रही के बाद सच में तो वही बोला था सही. hence the supplier is not registered under GST, hence he cannot issue tax invoice and therefore the recipient pays GST on the supplier on behalf of the supplier directly to the government. It must be noted although that ITC कैन बी अवेल्ड इन बोथ ऑफ द अबाउ सिनेरियो. जब सप्लायर था हमसे क्या कर रहा था, हम रेसिपेंट थे, हम टैक्स भर रहे थे, बोलो हाँ या नहीं किसको? सप्लायर को. ये वाला केस था ना नॉर्मल वाला. रेसिपेंट क्या कर रहा था? टैक्स भर रहा था, सप्लायर को 1,18,000 रुपए दे रहा था, 18,000 भर रहा था, 18,000 किसको मिल रहे थे? गवर्नमेंट को. हाँ या ना बोलो. और इस 18,000 का रेसिपेंट क्या कर ले रहा था? आईटीसी ले रहा था. क्या ले रहा था? आईटीसी. यानी जेब से उसके 1,00,000 ही लग रहे थे, बस 18,000 वो आगे बेच के आईटीसी ले रहा था. बोलो हाँ या नहीं. यहां पे भी उसको 18,000 में आईटीसी मिल जाएगा. कुल मिला के कुछ ऐसा प्रोविजन में चेंज नहीं आया है. जो आईटीसी रेसिपेंट को पहले मिल रहा था क्योंकि उसने सप्लायर को पैसा दिया था, सप्लायर को टैक्स दिया था, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया था, मेरे को क्या मिलता था? आईटीसी. हाँ या ना बोलो. अब यहाँ पे क्या है? आईटीसी किसको मिल जाएगा? मेरे को डायरेक्टली ही मिल जाएगा. हाँ या ना बोलो. बस फर्क क्या है बताओ? फर्क क्या है बताओ? फर्क क्या है? इनवॉइसिंग का फर्क है. याद करो. अच्छा मुझे बताओ, हम आउटपुट टैक्स वाली इनवॉइस कहाँ इशू करते हैं? जीएसटीआर 1 में. कहाँ में इशू करते हैं? जीएसटीआर 1 में. 2 में आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होके आता है, ये पता है आपको. अब सप्लायर वहां से अपने जीएसटीआर 1 में इशू करता था, मेरे जीएसटीआर 2 में आता था. बोलो हाँ या नहीं. यहां पे तो उल्टा है. रेसिपेंट मैं ही कौन हूं? सप्लायर हूं. मतलब मैं रेसिपेंट हूं. मैं कौन हूं? रेसिपेंट हूं, लेकिन इनवॉइस तो मेरी ही है. बोलो हाँ नहीं. आरसीएम वाली इनवॉइस मैं ही इशू करूंगा जीएसटीआर 1 में, और मेरे में ही क्या होगा? ऑटो पॉपुलेट होगा. हाँ या ना बोलो. आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं. एक बार क्या बोला इनने? सिचुएशन अंडर आरसीएम बिकम्स एप्लीकेबल. 3 प्रकार की मेजर सिचुएशन है जहां पे आरसीएम आ जाता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हैज नोटिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल. उनने पूरी एक लिस्ट दी है जो भी हम पढ़ेंगे कि ये फला 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 जगह में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा. यानी कि रेसिपेंट की गर्दन पकड़ी जाएगी और सप्लायर को बख्श दिया जाएगा. ये पहली कंडीशन है. बोलो हाँ या नहीं. बोलो. सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलर. मैं कौन हूं? अनरजिस्टर्ड. तुम कौन हो? रजिस्टर्ड. अब मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं तो टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकता, और तुमको आईटीसी भी चाहिए. तुमको क्या चाहिए? आईटीसी भी चाहिए. तो तुम काय में भरोगे? आरसीएम में. कब? दूसरा कंडीशन क्या है? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड. क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो. और तीसरा क्या है? इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, liability to pay tax lies on the recipient of service. क्या बात समझ में? ई कॉमर्स ऑपरेटर केस में. तो 3 केस जहां पे मेजर केस जहां पे आरसीएम लगेगा, बताओ कौन कौन से? पहली लिस्ट है. दूसरा क्या है? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड. क्या बात समझ में आ रही है? और तीसरा क्या बेटा? ई कॉमर्स ऑपरेटर. तीसरा क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ओला. ओला अब क्या होता है? ओला का सिस्टम कैसा होता है बताओ? एक कंपनी है ओला. एक कंपनी कौन है? ओला. ख्याल है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का लफड़ा ही अलग होता है. जैसे मान के लो ये है ड्राइवर, से यस और नो. और ये क्या है? इको. ये क्या है? इको. और ये क्या है बताओ? रेसिपेंट ऑफ सर्विस. इको मतलब ओला ना बे. मतलब ये एक बंदा है जिसको गाड़ी में बैठ के जाना है. हाँ या ना बोलो ना यार. ये रेसिपेंट यहाँ से बुक करेगा, ये यहाँ से जाएगा, ये इसको गाड़ी लेके आएगी. अल्टीमेटली सर्विस ड्राइवर ने रेसिपेंट को दी है. बोलो हाँ या नहीं. जोमेटो से आप फूड ऑर्डर करते हो तो रेस्टोरेंट आपको खाना बना के यहाँ पे दे रहा है, बीच में बस एक एक्स्ट्रा सर्विस आ रही है डिलीवरी की. बोलो हाँ या नहीं. इस केसेस में टैक्स कौन देता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर. याद है अपन पढ़ चुके हैं मुझे लग रहा है. छोटा होटल बड़ा होटल याद है कि हमने पढ़ा था? ठीक है क्या? हमने वो पढ़ा था. क्या पढ़ा था उसमें? अगर रेस्टोरेंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर है, होटल के बाजू वाला रेस्टोरेंट है, बाहर वाला रेस्टोरेंट है. याद है क्या? कहाँ पढ़ा था ये बताओ जरा मेरे को. हाँ. अरे अब भी पढ़ा था रिसेंटली कहीं पे.
स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था ना ये। चलो आओ, अभी पहले गुड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है क्या। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विसेज। मेन क्या है, सर्विसेज। गुड्स तो अपन आखिरी में 2 मिनट में रीड कर लेंगे, आप खुद भी पढ़ोगे आपको समझ जाएगा। कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट ने बेचा है किसको, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बेचा है, काजू आजू बेचा है, तो यहाँ पे आरसीएम आ गया किस पे, रेसिपेंट ऑफ सप्लाई पे। बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू लीव्स, क्या बात समझ में आ रही है, वो अगर एग्रीकल्चर बेचा रजिस्टर्ड पर्सन को कौन भर देगा, रजिस्टर्ड पर्सन। टोबैको लीव्स, इसमें क्या जाएगा, मतलब जहां जहां एग्रीकल्चरिस्ट आ रहा है और सरकार को जीएसटी लगाना है, तो सरकार ने एग्रीकल्चर को छोड़ के किस पे लगा दिया है, आरसीएम में। हाँ या ना बोलो, ठीक है। ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट, मतलब कि ऑफ पेपरमेंट, ऑफ अदर मिंट्स, स्पेरामिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉट स्प्रिंट ऑयल, ऑयल ऑयल ऑयल, क्या बात समझ में आ रही है। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड को बेचा तो भी कौन भरेगा, रेसिपेंट भरेगा। ये सब केसेस है जहां पे क्या आएगा, आरसीएन। सिल्क यान, सिल्क यान यानी रेशम, सिल्क जो होता है ना, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कोकोन्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, रजिस्टर्ड पर्सन को बेचे। ये भी फार्मा टाइप के ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे किसको बोला, रजिस्टर्ड पर्सन को। हाँ या ना बोलो, रॉ कॉटन बेच रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा, समझ रहे हो। लॉटरी सरकार खिलाती है, ठीक है, लॉटरी कौन खिलाती है, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे भरेगा कौन, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। क्लियर है क्या। यूज्ड व्हीकल सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट स्क्रैप, क्या होता है ये सब, पुरानी गाड़ियां को उसका सामान निकाल निकाल के जो बेचा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेचा रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, एनी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है क्या। याद रखना 80% चांस है कि इसमें सर्विस ही पूछी जाएगी, गुड्स को बस एक नजर मार लेना क्योंकि मेन इसके अंदर सर्विसेज ही आती है। हाँ या ना बोलो, चलेगा क्या। आइए मेन सर्विस पहले बताता हूं, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या क्या क्या, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तुम्हारे में जीटीए के बारे में पूरा पूरा नहीं दिया हुआ है, मैं जीटीए के बारे में तुमको पूरा अच्छे से एक बार फंडा बता देता हूं, ताकि ये वैसे इंपॉर्टेंट होता है तो मैं बता देता हूं एक बार। हाँ या ना बोलो, जीटीए होता क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या क्या क्या, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो गाड़ी वगैरह का काम करता है, जिनके है ना 8 चक्का 10 चक्का 12 चक्का होते हैं ना, जो गाड़ी ट्रक होते हैं जिनके, वो वाले। हाँ या नहीं। अब मान के चलो एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है, बोलो हाँ या नहीं। वो गुड्स, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है, किसको, रेसिपेंट को। किसको, रेसिपेंट को। सुन रहे हो, यहां पे सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं, चाहो तो आरसीएम लगाओ, चाहो तो आरसीएम मत लगाओ। कैसा दिया है, सुनना ध्यान से। जीटीए ने सर्विस दी रेसिपेंट को, बोलो हाँ या नहीं। जीटीए बोलता है मेरे पे भरोसा, ये जीटी क्यों लिखा है मैंने, जीटीए, ये जीटीए क्या बोलता है, मुझ पे भरोसा करो, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं नहीं भागूंगा, मैं टैक्स भरूंगा। यहां पे सरकार ने क्या बोला, अगर जीटीए खुद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जीटीए ने ट्रक मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी रेसिपेंट को, बोलो हाँ, और बोला कि मेरे को बिल बनाओ, मैं आपको टैक्स इनवॉइस काटूंगा, मैं टैक्स लूंगा, मैं टैक्स भरूंगा। मतलब जीटीए बिल भी बोल रहा है मैं नॉर्मल सप्लायर की तरह सारे कंप्लायंस निभाऊंगा, ऐसा जीटीए बोल रहा है। हाँ या ना बोलो। अगर वो बोल रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, और टैक्स लगेगा कितने परसेंट से, 12% से। हाँ या ना बोलो, पक्का। और अगर जीटीए ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं मैं फॉरवर्ड चार्ज से नहीं भरूंगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, रेसिपेंट भरेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। किससे भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, और टैक्स रेट कितना लगेगा, 5%। समझ में आई बात। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, जीटीए को काला कुत्ता काटेगा क्या, क्यों बोलेगा वो, और खुद जीटीए को ही बोल रहा है, रेसिपेंट के हाथ में नहीं है, जीटीए क्यों बोलेगा। वहां टैक्स भी 12% लग रहा है, यहाँ 5% लग रहा, ऊपर से ऊपर क्या है, यहाँ पूरा रजिस्ट्रेशन करो, कंप्लायंस करो, वहां बढ़िया गड्डी छान दी है, छलांगा मार दी, घूमो लेके ट्रक। हाँ या ना बोलो। मेन फर्क ये है, अगर वो ये वाले पे आता है, किस पे, 12% वाले पे, तो जितना वो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको उसका आईटीसी मिलेगा, उसको उसका क्या मिलेगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा, और यहाँ पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है। फर्क क्या है, अगर मान के लो गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास कोई बहुत सारे खरीदी है जिसका उसके पास इनको आईटीसी लेना है, मान के लो ट्रक ही खरीदा है,
या कोई भी चीज है जिसका उसको क्या लेना है, आईटीसी लेना है। अब आईटीसी तो उसने जो खरीद के आया उस पर लगा होगा उसको टैक्स, तो अगर वो टैक्स कलेक्ट करेगा तभी तो आईटीसी ले पाएगा, वरना तो वो खर्चा प्योर खर्चा हो गया। बोलो हाँ या नहीं। अगर किसी के पास बहुत सारे इनपुट्स हैं जिसपे उसको आईटीसी लेना है तो वो बोलेगा मैं भरूंगा 12% से कलेक्ट भी करूंगा, और वो क्योंकि 12% उसकी जेब से तो जा नहीं रहा, किसकी जेब से जा रहा है, रेसिपेंट की जेब से। ठीक है, तो 12% किसकी जेब से लगेगा, 12% किसकी जेब से लगेगा, रेसिडेंट की जेब से, और उसको बेनिफिट क्या है, आईटीसी मिल जाएगा। सरदर्दी सिर्फ क्या है, सरदर्दी सिर्फ क्या है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। जबकि इस केस में क्या होगा, जबकि इस केस में क्या होगा, वो मुक्त रहेगा पंचायतों से, सामने वाले को भी सस्ता पड़ेगा, उसकी सर्विसेज महंगी नहीं होगी, तो जो चाहे वो वैसा कर सकता है जैसी उसकी इच्छा, हाँ या ना बोलो। और अगर आरसीएम में आए, किस में आए, आरसीएम में, तो क्या हो जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। आरसीएम में आए तो आईटीसी नहीं मिलेगा, हाँ या ना बोलो। क्लियर है, पक्का। सप्लाई सर्विस बाय जीटीए विच हैज नॉट पेड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, जिसने 12% का ऑप्शन नहीं चुना है, ठीक है क्या। गुड्स बाय रोड टू, इन लोग को वो सर्विस दे रहा है, फैक्ट्री को दे रहा है, सोसाइटी को दे रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहा है, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट को दे रहा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, एनी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, बोलो हाँ या नहीं। और रेसिपेंट सर्विस कौन है, वही जिनको दे रहा है वो लोग ले रहे होंगे, यही वाले नाम वहां लिखे होंगे, पता नहीं कहाँ है इनका, हाँ नहीं, फिर वही रजिस्टर्ड गवर्नमेंट को, फैक्ट्रीज को दे रहा है, सोसाइटी रजिस्टर को दे रहा है, कॉर्पोरेट सोसाइटी को दे रहा है, वही बात हो गई ना। बोला यहाँ पे इनको सर्विस देनी चाहिए, लेगा कौन, इन लोग लेंगे, जो नीचे वाली लिस्ट है वही तो लिस्ट है, हाँ या ना बोलो। तो आपको आरसीएम लगेगा, हाँ या ना बताएंगे। ये जीटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जा सकता है। हाँ एक सेकंड दिखा, क्लियर है क्या। अच्छा एक चीज ना, आरसीएम का एक बेसिक लॉजिक बताऊं, जहां से तुमको कभी भी डाउट आए, याद ना आए, तो तुम कैसे पकड़ोगे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा। सरकार ने एक ही नियम बताया है कि आरसीएम लगा हुई उसी पे, कि मतलब सरकार का कहना है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, क्या क्या मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मतलब सरकार छोटे मोटे लोगों पे कभी आरसीएम नहीं लगाएगी कि यार इनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, ये रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को, तब इन लोग से हम क्या करेंगे। तो नॉर्मली जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कहीं ना कहीं होंगे, या बड़े लोग होंगे जिनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करके टैक्स भरना आसान होगा, उन्हीं पे सरकार हर जगह पे आरसीएम लगाएगी। अब मैं कोई सर्विस लूं और मेरे को बोल दे मुझ पे आरसीएम है, मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूं, तो क्या कोई सर्विस लेने के पहले रजिस्ट्रेशन लेने जाऊंगा, फिर सर्विस लूंगा, फिर टैक्स भरूंगा, घंट खरीदूंगा ही नहीं, भाड़ में जाओ, क्या बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट क्या है कि ये सब चीजें कब होगी, ये सब चीजें कब होंगी, जब ऑलरेडी बी टू बी ट्रांजेक्शन में देखना ज्यादातर होगी, कि ऑलरेडी मेरा बिजनेस है, मुझे ये सर्विस लेती रहनी है, और मुझे क्या करना है, वो क्या कहते हैं इसको, आरसीएम के थ्रू टैक्स भरना है। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो। बी टू सी में तो आएगा ही नहीं, बहुत रेयर केस में, हाँ या ना बोलो। चलो अब ये जो बनाया था ये देख लो, रेसिपेंट को मिलेगा ना आईटीसी, तो रेसिपेंट को ही मिलता है, सप्लायर को आईटीसी मिलता है। तूने मेरे को बेचा, तेरे पास तो, तू तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, रजिस्टर्ड तो मैं हूँ। ये ले भाई, ये लो बना लो जो बनाना है, जल्दी आगे बात करेंगे। हो गया, अरे नहीं, इसका टेटुआ तब जाता है ना तो ये हल्ला मचाने लगता है। ये ना इसको ये को जलता है तो, नहीं है, मैं कछु नहीं देखा, घर जाके सो गया था, कुछ नहीं देखा मैंने, आज देख के बता दूंगा अभी क्लास के बाद। सुबह 8:30 से 8 बजे तक पढ़ाया कल, वही तो घर जाके सो गया था फोन वोन रख के, मैं कछु नहीं देखा। क्या, अच्छा वो तू थी, वो तू थी। अरे मेरे को मैसेज आते रहते, मैं देखता थोड़ी कौन है, फटाफट रिप्लाई। मेरे रिप्लाई करने का एक ही नियम है,
अब कई बच्चे जैसे पूरा क्वेश्चन भेज देंगे, बोले ये सॉल्व कर, कहाँ सॉल्व करके बताओ, कहाँ बैठा आदमी, क्या है। अगर टू दी पॉइंट डाउट पूछा होगा तो मैं फटाफट बता देता हूँ, लेकिन अब वो पूरा चिट्ठा भेज देंगे, बोलेंगे इसका पूरा मतलब ही बता दो, तो फिर मैं बोलता हूँ भाई सामने पूछ लेना या अगले दिन, या तो कई बार मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता फिर क्योंकि मैं सोचता हूँ इसको बैठ के आराम से देख के बताऊंगा, फिर भूल जाता हूँ। तूने तो पूछा, तेरे को रिप्लाई तो किया था ना मैंने। हाँ बेटा। हाँ। हाँ। क्यों, क्या हो गया। हाँ ले आना, दे देंगे, किसी बच्चे को काम आ जाएगी। अब तुम लोग के काम भी नहीं आएगी, जिसके पास रखी हो दे देना, बच्चों को दे देंगे हम, यूज हो जाएगी उनके। चलो 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 बेटा, अपन अपन ना बेटा, अपन ना थोड़ा चिल मोड में ना आए, आगे बात करें। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड बाय एन एडवोकेट। अब क्या होता है, लॉ फर्म है, क्या है, लॉ फर्म है। अब लॉ फर्म अगर सर्विस दे रही है किसको, मैंने आपको लॉजिक वही बताया। अगर मैं लॉ फर्म, एक नॉर्मल मेरे को कोर्ट केस करना है और मैं अगर जाऊंगा जी वो सर्विस लेने, और अगर सरकार ने आरसीएम लगा दिया, तो क्या कभी कोई लॉयर के पास जाएगा, नहीं। लॉयर अगर नॉर्मल पर्सन, मतलब बी टू सी होता है ना लॉयर के में, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। जब बी टू बी होता है, मतलब लॉयर ने किसी पर्सन लोकेटेड को, बिजनेस को अगर कोई भी क्या दी है, एडवोकेट की सर्विस दी है, कोई सा भी लॉयर हो, सीनियर लॉयर, जूनियर लॉयर, तो लॉयर लोग को जीएसटी माफ किया गया है। आरसीएम में कौन भरेगा, आरसीएम में कौन भरेगी, कंपनी भरेगी। मतलब अगर मेरा एक बिजनेस एंटिटी है और मैंने किसी लॉ फर्म से क्या किया, कोई मेरे पे कोई केस किया गया, आईटेक्स पे कोई केस किया गया, और मैंने लड़ने के लिए अगर कोई लॉयर को हायर किया है, तो आरसीएम आ जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल कोई केस हुआ है और मैं लॉयर के पास गया हूं, तो वहां पे जीएसटी ही नहीं लगेगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्या बात समझ में रही है, क्यों किया गया एग्जेम्प्ट, सोचो एक बात, खुद सोचो। सरकार आरसीएम क्यों लगा रही है, क्योंकि सप्लायर को छूट देना चाहती है। अब लॉयर को अगर ये बोला जाए कि भैया बिजनेस को बेचा तो तुमको आरसीएम लगेगा, बोलो हाँ या नहीं। और अगर बी टू सी में लगेगा तो तुमको आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बोला साला किसी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तो फायदा क्या है। क्या बात समझ में आ रही है। मेजोरिटी जगह में देखोगे, जहां जहां रेसिपिएंट को, जहां जहां आरसीएम आ रहा है ना, वहां वहां बी टू सी ट्रांजेक्शन क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। क्योंकि सरकार बोलेगी, अब वो बोलेगा काय को दिया मेरे को ऐसा बेनिफिट, बी टू बी में वो भरे, बी टू सी में मैं भरूं, मतलब रजिस्ट्रेशन मुझे लेना है, कंप्लायंस मुझे करना है, सीए मुझे रखना है, काम करना, काय के लिए फालतू का नाटक कर रहे हो। तो सरकार बोले गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, एक काम करो तुम इनको बी टू सी क्या कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है, लॉयर के पास कौन जाता है, आदमी परेशान होकर जाता है, कोई ना कोई बी टू सी वाला आदमी कब जाता है, छोटी मोटी परेशानी, उसके घर में घर टूट गया, तलाक कराने जा रहा है, ये सब कराने जा रहा है, और तुम उसको बोल लो जीएसटी भरो, मारेगा, बोले रहने दे, काम कर। मतलब वही बोले ना, न्याय महंगा नहीं होना चाहिए, बोलते ना न्याय महंगा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बोले कि यार इसलिए बी टू सी को एग्जेम्प्ट है और बी टू बी में क्या है, आरसीएम है। हाँ या ना बोलो, पक्का। अब ये पूरा पढ़ोगे एक बार, सेम बातें लिखी यहाँ भी वही है, सर्विस अप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस। आप समझते हो क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ला वाले बच्चे हो तुम लोग तो। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। मतलब मैंने कोई स्पॉन्सरशिप करी, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। जब बिजनेसमैन को दी बस। ठीक है, क्या है, अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस की है, क्या की है, स्पॉन्सरशिप समझ, सर्विस क्या होती है, स्पॉन्सर करना। टाटा आईपीएल में टाटा है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, जियो है ना, ये सब क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विस है। तो वहां पे क्या होगी, जो बिजनेस एंटिटी होगी उस पे टैक्स लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स लगेगा। कायदे से हो क्या रहा है, जैसे मान लो मैं एक एंटिटी हूं, मैंने कोई इवेंट कराया, ठीक है, तुम मुझे क्या कर रहे हो, स्पॉन्सर कर रहे हो, तुम मुझे क्या कर रहे हो, स्पॉन्सर कर रहे हो, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, क्या बात समझ में, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, बोलो हाँ नहीं, यहाँ पे आरसीएम लगाया गया, रेसिपेंट यानी कि बिजनेस एंटिटी जिसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, वो जीएसटी भरेगा स्पॉन्सरशिप सर्विस में। हाँ या ना बोलो, सादी सी बात थी, इसमें कुछ खास बात नहीं है। वो सामने वाला क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। देखो सब चीज टैक्सेबल टेरिटरी में आरसीएम लगाएंगे, अल्टीमेटली आरसीएम का पर्पस क्या है, जो इजीली पकड़ में आ जाए।
अब तुम इंपोर्ट कर रहे हो, फॉरेनर पे आरसीएम लगाएंगे, वैसे ही उससे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा। हर जगह इंपोर्ट में आरसीएम लगता है। क्यों इंपोर्ट में आरसीएम लगता है? क्योंकि उससे खरीदा है, खरीदने वाला यहाँ बैठा, उसको पकड़ लिया। अब एक्सपोर्ट के केस में अगर आरसीएम लगाएंगे, एक्सपोर्ट के केस में अगर आरसीएम लगाएंगे तो आरसीएम तो रेसिपेंट तो वहीं बैठा है, बात समझ में आ रही? कहाँ पकड़ेंगे उसको, है ना? तो इसलिए जहां भी इंपोर्ट होगा वहां आरसीएम आएगा, एक्सपोर्ट में आरसीएम नहीं आएगा। रेसिपेंट जो है वो इंडिया में होना चाहिए, तभी आरसीएम लगता है। हाँ या ना बोलो। क्लियर है? नहीं आया कि आया? आ जाओ। अब ना एक बार मैं ये तुमको रेंट वाला बताता हूँ, रेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। आ जाओ रेंट वाला। देखो, रेंटिंग की बात हो रही है, किराए पे देने की। किराए पे देता हूं तो मैं किराए पे देने की सर्विस दे रहा हूं। अगर आप मेरे यहाँ किराए पे रह रहे हो तो बोलो हाँ या नहीं। आप मुझे पैसा दे रहे हो, आप मेरे घर में किराए में रह रहे हो, सर्विस मैं आपको दे रहा हूं, आप रेसिपेंट हो, ये तो आप समझते ही होगे। हाँ या ना बोलो। अब रेंट दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होंगे रेसिडेंशियल और एक होंगे कमर्शियल। या तो आपने दुकान वगैरह किराए पे ली होगी कमर्शियल पर्पज से, या तो आपने क्या किया होगा, रेसिडेंशियल किराए पे लिया होगा। या तो आपने क्या किया होगा, रेसिडेंशियल किराए पे लिया होगा। हाँ या ना बोलो बच्चों। अब अगर रेसिडेंशियल लिया है, क्या लिया है, रेसिडेंशियल, तो क्या होगा, सप्लायर या तो कौन होगा, पब्लिक, या तो कौन होगी, गवर्नमेंट। मतलब कहाँ गया ये, कहाँ हो गया? ओ आईपैड बंद हो गया, सच अ सिंपल थिंग। या तो बी टू बी होगा, या तो गवर्नमेंट में बी टू सी होगा। रिकॉर्डिंग वालों रोको, बता रहा हूँ कहाँ है, सब मरे मत जाना। बी टू बी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, बी टू सी होगा, या तो बी टू बी होगा, या तो बी टू सी होगा, या तो बी टू बी होगा। देखो, घर किराए पे दिया, घर किराए पे दिया, सबसे पहले देखेंगे किस पर्पस के लिए दिया। प्रॉपर्टी किराए पे दी, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी कि कमर्शियल पर्पस के लिए दी? अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी मतलब घर में रहने के लिए दी है, बोलो हाँ या नहीं। अब अगर घर में रहने के लिए दी है तो घर किसका है, रेंट में देने वाला कौन है, गवर्नमेंट है कि हाउस होल्ड है? गवर्नमेंट है या हाउस है? आंटी से आपने घर किराए पे लिया है कि सीधे सीधे सरकार से किराए पे लिया है? या फिर कमर्शियल है तो आंटी से घर पे किराए पे लिया, मतलब कमर्शियल दुकान किसी पर्सनल की दुकान ली है कि गवर्नमेंट शॉप आपने किराए पे ली है? क्लियर है क्या? अब समझना ध्यान से। बी टू सी क्या होगा, बी टू सी क्या होगा, मेरा बिजनेस है किराए का, मेरे पास घर है, मेरा बिजनेस है और मैंने किसी को घर रहने के लिए किराए पे दिया हुआ है। एक बात बताऊं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस को सीधे सीधे क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बी टू सी को क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं। कभी देखा है कोई घर किराए पे रह रहा और किराया भर रहा हो और साथ में जीएसटी दे रहा हो? नहीं, घर जब किराए पे रहता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो? पक्का? लेकिन अगर बी टू बी है और घर दिया है किराए पे, ये कैसे होगा? बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए देंगे ना बी टू बी। मैंने अपने इंप्लॉइज के लिए फ्लैट्स लिए किराए पे, आपका काम है, आपका बिजनेस है कि आपके फ्लैट्स आप किराए पे चलाते हो, और मैंने अपने इंप्लॉइज के लिए फ्लैट्स दिए, उनको मैं क्वार्टर्स बनाऊंगा या जो भी इंप्लॉइज को रखूंगा रहने के लिए। तो अब ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, बी टू बी। क्या हो गया, बी टू बी। यहां पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, और क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। नहीं आया कि आया? हाँ या ना बोलो। अब बताओ, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का भी खुद टैक्स भरेगी। यहाँ पे रेंटिंग में देने वाली कौन है, गवर्नमेंट। फिर कंज्यूमर किराए पे रहने के लिए आया है, पूरा रहने की बात हो रही है, क्या बात समझ में आ रही है? रहने के लिए कंज्यूमर आया, गवर्नमेंट क्वार्टर या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है, तो इसको भी क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, टैक्स लगेगा ही नहीं। बोलो हाँ या नहीं? और बी टू बी में फिर से क्या बोल दिया गया, आरसीएम लग जाएगा। लॉजिक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि भाई सरकार जनता से घर पे रहने का किराया नहीं, जीएसटी नहीं लेना चाहती, बिजनेस से लेना चाहती है। अब चाहे वो प्राइवेट से लो चाहे बिजनेस गवर्नमेंट से लो, अगर बिजनेस ले रहा है, क्या ले रहा है, बिजनेस पर्पज से रहने के लिए किराए पे ले रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है? तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा मुझे बताओ। इसकी भी बैटरी लगा मैं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आरसीएम। ये क्या हो जाएगा, आरसीएम। क्लियर है या नहीं क्लियर है, फटाफट बोलो। आया? आया। अब क्या है बेटा, कमर्शियल। क्या है, कमर्शियल। अब मुझे खुद बताओ, कमर्शियल में आपने दुकान किराए पे ली है या कोई कमर्शियल प्लेस किराए पे ली है, अब ये बी टू सी ली है,
क्या लिया है? B2C मतलब एक का बिजनेस है और दूसरे का भी बिजनेस है या कंज्यूमर है, कोई भी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? NCM। और यहां पे भी क्या आ जाएगा? NCM। कुल मिला के अगर मैं तुमको क्लियर भाषा में बोलूं, अगर कोई भी इंसान कमर्शियल किराया खा रहा है, क्या खा रहा है? कमर्शियल किराया। कमर्शियल किराया हमेशा ज्यादा होता है। क्या बात समझ में आ रही है? कमर्शियल किराया खा रहा है तो वहां RCM का झंझट नहीं पाला। हमेशा देखना, जो भी दुकान उकान किराए पे होते हैं वो लोग GST, मतलब जो दुकान किराए पे होते हैं वो जब किराया देते हैं साथ में GST देते हैं, साथ में GST देते हैं। और उन लोग GST भरेगा, कौन भरेगा? नॉर्मल चार्ज में किराया जो मकान मालिक है वो GST भरेगा। हाँ या ना बोलो। या कई बार तुमने देखा होगा जब कमर्शियल वाली दुकान किराए पे जा रही होती है तो कंडीशन रखी जाती है अंदरूनी अंदरूनी कि भाई किराया आप हमें कैश में दोगे या किराया हमको आप कच्चे में दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि पता है अगर उसको व्हाइट में लिया गया, क्या किया गया? व्हाइट में लिया गया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? GST आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। और किसकी जेब से जाएगा वो? अल्टीमेटली तो जो किराए पे ले रहा है उसी की जेब से जाएगा ना। भरेगा कौन? भरेगा कौन? B2B हो चाहे B2C हो, जो सप्लायर है, जो मकान मालिक है, वो GST भरेगा। हाँ या ना बोलो। पक्का? क्लियर है? क्लियर लिखा रहता है आपका वो? आपकी प्रॉपर्टी जो रहती है वो कैसे रजिस्टर्ड है? कमर्शियल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब वो छोटी मोटी चीजें, कोई घर रेसिडेंशियल हाउस को लेके उसको गोदाम बना दिया है, वो छोटी मोटी चीजें पकड़ में नहीं आती, वो उससे बच जाते हैं। फ्लैट एट लेके आपने गोदाम बना दिया, वो डिफरेंट चीज हो जाती है। वो कैसे पता चलेगा कि कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है? आमतौर पर वो बड़ी चीजों को पकड़ना चाहते हैं ना, कि तुमने पूरी बिल्डिंग किराए पे ली है। हम ये जैसे हम इस बिल्डिंग में किराए पे हैं, तो हम इस बिल्डिंग का हम रेंट भर रहे हैं अच्छा खासा, तो हम जो रेंट भर रहे हैं वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हमारा B2B हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे GST कौन भरेगा? सामने वाला भरेगा। हम जो किराया देते हैं उसमें GST जोड़ के देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और वो किराया वहां से हमसे लेता है। हाँ या ना बोलो। B2C और B2B अगर गवर्नमेंट का है, किसका है? गवर्नमेंट का है। इसमें जहां तक RCM आना चाहिए, मैं एक बार चेक करूंगा ये, इसको मैं एक बार क्या करूंगा? चेक करूंगा। गवर्नमेंट ने अगर कमर्शियल दिया है, गवर्नमेंट ने अगर क्या दिया है? कमर्शियल दिया है B2C, तो इसमें क्या आना चाहिए? RCM आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें नॉर्मल चार्ज लिखा हुआ है, इसमें अभी यहाँ पे नॉर्मल चार्ज लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसको। हाँ या ना? क्योंकि गवर्नमेंट वैसे तो गवर्नमेंट को टैक्स भरती नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा हाँ, गवर्नमेंट ने अगर किराए पे दिया है, जैसे रेलवे के डिपोज वगैरह होते हैं है ना, लोग किराए पे लेते हैं ना गवर्नमेंट से। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां पे भी क्या आएगा? नॉर्मल चार्ज ही आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल चार्ज आएगा। हाँ या ना बोलो। एक बार देखते हैं तुम्हारी मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। क्लियर? ये समझ में आ गया? भले गवर्नमेंट किराए में दे रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कमाई है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या ले रही है? आपसे GST लेगी। क्यों लेगी GST? क्योंकि B2B बिजनेस है। हाँ या ना बोलो। एक सेकंड ना। कौन सा चैप्टर है? पेज नंबर? ये देखो, RCM अपन ने जो टेबल पढ़ा फाइनली कंक्लूजन, उसमें RCM कहाँ कहाँ पे आया बताओ? जो अपन ने अभी टेबल बनाई थी आपके लिए, ये वाली टेबल जो बनी थी, किस में आया? रेसिडेंशियल पर्पस में, B2B में। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बार देखते हैं क्या बोला उन्होंने। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, हाँ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एक्सक्लूडिंग। अच्छा ये तो दूसरी चीज है, ये रेंटिंग की बात नहीं की गई है। रेंटिंग वाला पॉइंट आगे है क्या? एक मिनट देखना। एक्सक्लूडिंग लिखा ना बेटा।
जीएसटी लगता है ना, वही तो बात समझाया अभी। मैं अगर किराए पे हूँ इस जगह पे तो मैं जीएसटी भरता हूँ। नहीं, रेसिडेंशियल में नहीं लगता। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल, ये अलग पॉइंट है, अलग पॉइंट पढ़ा देता हूँ। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी गवर्नमेंट ने अगर सर्विस दी कोई सी भी, इन सर्विसेज को छोड़ के, कौन कौन सी? रेंटिंग सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, यहां पे वो आती थी। पोस्ट आएगी, पहला पॉइंट कौन सा आएगा? पोस्ट का, दिख रहा है तुमको? दूसरा क्या आएगा? सर्विस इन रिलेशन टू, पढ़ दे रहा हूं पूरा, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? लाइफ इंश्योरेंस। पहले में पोस्ट को अंडरलाइन कर लो, दूसरे में लाइफ इंश्योरेंस को अंडरलाइन कर लो। एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कर दो, तो क्या हो गया? पोस्ट और फिर इंश्योरेंस और एयरक्राफ्ट वेसल का काम किया, बोलो हाँ या नहीं? और साथ में रेंटिंग का काम किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी है, क्या दी है? कोई भी सर्विस दी है, तो किसी भी बिजनेस एंटिटी को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो सरकार टैक्स नहीं भरेगी। क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा। सरकार सिर्फ कहां कहां पे खुद से टैक्स भरेगी? इन जगहों पे। यानी कि एक पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया रेंटिंग वाला, मैंने पढ़ा ना, उसमें नॉर्मल चार्ज आएगा, हाँ या ना बोलो? तो रेंटिंग और क्या बेटा? ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, काई की सर्विस? पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड सर्विस, इन सर्विसेज में क्या आ जाएगा बेटा? मुझे बताओ, इन सर्विस में क्या आ जाएगा? सीधे सीधे आरसीएम आ जाएगा, हाँ या ना बोलो? इसमें भी एक लफड़ा था वैसे, पता? चलो गवर्नमेंट वाले पॉइंट्स में एक बार अलग से फिर से आपको एक बार क्या है ना, एग्जाम्पशन के साथ मिक्स करके पढ़ा दूंगा। वे अभी रीड करते जा रहे हैं। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल सीजीएसटी एक्ट। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सप्लाई दी है काई की? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। क्या रेसिडेंशियल या कमर्शियल बोला क्या? नहीं। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी बाय रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। एनी पर्सन रजिस्टर्ड, किसको दी? किसी बिजनेस को दी, किसको दी? बिजनेस को। बी टू बी में रजिस्टर्ड, बी टू बी में रेंटिंग की सर्विस में, क्या क्या क्या? बी टू बी में रेंटिंग की सर्विस में अगर किसने दी है? गवर्नमेंट ने। किसने दी है? गवर्नमेंट में। तो क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा, हाँ या ना बोलो? सर्विस अप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी लोकल बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, हाँ या ना बोलो? बी टू बी में अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है तो क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो ना, गवर्नमेंट ने दिया है एक्चुअली में, ये वाले में डायग्राम में एक में चेंज कर दो, इससे ये समझ में आ रहा है। यहां पे भी क्या आ जाएगा? आरसीएम। तो क्या मतलब निकला इसका बताओ? चाहे रेसिडेंशियल बी टू बी हो, प्राइवेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट का ये कमर्शियल बी टू बी, यहाँ सब में क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा। बेसिक बताऊं, ये समझ लो, रेंटिंग में नॉर्मल चार्ज सिर्फ दो जगह पे आएगा। कहाँ पे आएगा नॉर्मल चार्ज? मुझे बताओ। एक, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हो आप किराए पे, क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हो आप किराए में, चाहे बी टू सी चाहे बी टू बी, क्या मतलब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर किराए पे दे रहे हो तो क्या आएगा? मुझे बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? सीधे सीधे नॉर्मल चार्ज, क्योंकि मैं कमर्शियल रेंट खा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? बाकी सब जगह कहीं ना कहीं क्या है? आरसीएम है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्या हाँ या ना बोलो? या फिर गवर्नमेंट का ये वाला बी टू, इसमें भी आरसीएम ही आएगा वैसे, ये वाले में। हाँ, यहाँ पे आरसीएम ही होना चाहिए। हाँ, आरसीएम गवर्नमेंट ने दिया तो आरसीएम आ जाएगा। कुल मिला के सिर्फ अगर कमर्शियल किराया खा रहे हो तो आपको नॉर्मल चार्ज आएगा, वरना क्या आएगा? रिवर्स चार्ज आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्लियर है? हाँ या ना बोलो? अरे बोलो ना यार। अब बेसिक बेसिक पॉइंट है। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है? मेरे पास जमीन थी, मैंने किसी को दे दी काय पे, मैंने कहा किसी को दे दी काय पे? कंस्ट्रक्शन के लिए, कि तुम कंस्ट्रक्ट करके फ्लैट बना के दो, तुम कंस्ट्रक्ट करके क्या कर दो? फ्लैट बना के दो। तो ये जो सर्विस दी है उस पर क्या आ जाता है बेटा? आरसीएम आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, उसने बना के दिया, जो प्रमोटर होगा वो क्या करेगा? टैक्स भरेगा। अगर जमीन लीज पे दी है तो भी कौन भरेगा?
प्रमोटर भरेगा। इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले ना। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी। डायरेक्टर आ रहा है और आके सर्विस देके जा रहा है, अपनी सिटिंग फीस लेके जा रहा है। बताओ डायरेक्टर को बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन लो और टैक्स भरो? नहीं, कौन भरेगा? कंपनी भरेगी, प्रोवाइडेड वो क्या हो, होल टाइम डायरेक्टर ना हो। क्योंकि अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, कंपनी का इंप्लॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंप्लॉय। इंप्लॉयर इंप्लॉय में सप्लाई नहीं होगा, सर्विस ही नहीं आएगी, जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ या ना बोलो ना बे, पक्का समझ गए ना? पढ़ा होगा ना एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में तुमने, पक्का। सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के एजेंट घूमते हैं, बोलो हाँ या नहीं? वो लोग सर्विस देते हैं किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, ग्राहक लाने की। क्या बात है? बदले में कमीशन कमाते हैं। बताओ क्या उनको बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन लो? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कौन भरेगी? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। हाँ या ना बोलो? बैंक ने क्या किया, रिकवरी एजेंट गुंडे हायर किए कि जाओ, है ना, गर्दन पकड़ पकड़ के क्या करके आओ, पैसा निकलवा के आओ। अब वो गर्दन पकड़ करके पैसा निकलवा रहे हो, फिर जीएसटी बोले रजिस्ट्रेशन लो, जीएसटी भरो। गुंडे कहां से जीएसटी भरेंगे? कौन भरेगा? बैंकिंग कंपनी। अरे हाँ ना बोलो ना यार, कॉमन सेंस चलेगी दुनिया। ये भी बहुत बढ़िया है, नाइन्थ वाला इंपॉर्टेंट है। सर्विस बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट बाय ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट कवर्ड। मैंने कोई गाना लिखा, क्या बात समझ में आ रही है, और कॉपीराइट कराया, अब मैंने फिल्म डायरेक्टर को दिया है वो गाना काई के लिए, अपनी मूवी में चलाने के लिए। तो एक तरीके से मैं सर्विस दे रहा हूँ किसको? फिल्म डायरेक्टर को। बोलो हाँ या नहीं? क्या बोलेंगे? गाना लिखियो, जाओ जाके वो करो, क्या कहते हैं इसको, जीएसटी भरो? नहीं, कौन भरेगा? फिल्म मेकर भरेगा। या ऑथर है और पब्लिशर है, मैंने बुक लिखी, मैंने टैक्समैन को बुक दी, आप पब्लिश करें। क्या बात समझ में आ रही है? पब्लिशर सर्विस क्या कर रहा है, मतलब एक तरीके से ले रहा है मुझसे मेरे कॉपीराइट को यूज करने की। बोलो आया नहीं? तो यहाँ पे भी क्या बोला गया? पब्लिशर भरेगा। प्रोवाइडेड यहाँ पे भी एक चांस है पब्लिशर के लिए कि वो ऑथर के लिए, जैसे जीटीए में दिया गया था ना कि आप चाहो तो बोले नहीं 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 मैं खुद भरूंगा, मैं खुद भरना चाहता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, अच्छा आदमी तो भर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन खुद से डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वरना नॉर्मल केस में क्या आएगा? आरसीएम। क्लियर है क्या? ये म्यूजिक कंपोजर वाली बात हो गई, ये ऑथर वाली बात हो गई। ठीक है, ये एक बार ऑथर वाला पढ़ लो, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ था कि सामने वाला का डिक्लेरेशन दे दे कि नहीं नहीं मैं करना चाहता हूं, तो ठीक है कर भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब क्या है? सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। ठीक है, क्या अगर ओवरसीइंग कमिटी है और जो आरबीआई को सर्विस दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर की कमिटी वगैरह है जिसने आके सर्विस दी है, आरबीआई ने पैसा दिया है, तो उसके लिए सर्विस को उसमें टैक्स जीएसटी कौन भरेगा? आरबीआई भरेगा। बाहर के लोगों से कहाँ लेते बैठेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, कौन होते हैं? डायरेक्ट सेल, बैंकिंग के बंदे घूमते रहते हैं ना, क्या कहते हैं कि आपको वो सर्विसेज देने के लिए बैंक जिनको हायर करती है कि आप हमारी तरफ से सर्विसेज दो। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अकाउंट खुलवाना, ये सारे काम करवाना। अगर गवर्नमेंट के उन बैंक के एम्प्लॉय हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक के क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, और वो जो एजेंट है वो इंडिविजुअल है, क्या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एलएलपी फर्म वगैरह नहीं है, तो क्या हो जाएगा? किसको दिए सर्विस? बैंकिंग कंपनी को। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जीएसटी कौन भरेगा? बैंकिंग कंपनी। बी टू सी ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या बात समझ में? अगर बी टू बी है, मतलब कि जिसको मैंने किसी एक पूरी पार्टनरशिप फर्म को, पूरी बॉडी कॉर्पोरेट को हायर किया कि मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग का काम करो, क्या बात समझ में आ रही है? तो वो बॉडी कॉर्पोरेट ही भरेगी, तब आरसीएम नहीं आएगा। हाँ या ना बोलो? तुमने इसके स्कैनर देखी है क्वेश्चन आरसीएम के? इसमें नहीं है ना, ना आरसीएम के ना एग्जामिशंस के, लेकिन हम फिर भी एक बार देख ले रहे हैं क्योंकि पिछली बार नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं इस बार भी नहीं आएंगे, आ सकते हैं क्योंकि मॉड्यूल में इतना पैच दिया है, तो इसलिए एक बार पढ़ के हम बेसिक जरूर जाएंगे कि हमको बन जाए। आएंगे भी तो ये आएंगे कि किसमें आरसीएम लगेगा, किसमें आरसीएम नहीं लगेगा, उससे डीप पहली बार में तुमसे नहीं पूछना चाहिए। हाँ या ना बोलो? वही सर्विस प्रोवाइड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस कर, कोई एजेंट वगैरह की सर्विस दे रहा है, हर जगह समझ लो ना, अगर एजेंसी की सर्विस मिल रही, बंदे को कहाँ पकड़ते बैठोगे? किसको पकड़ोगे? बिजनेस को पकड़ो। किसको पकड़ोगे? बिजनेस करो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर है क्या? सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मान के चलो आईटेक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है, नीचे जो गार्ड भैया बैठे हैं वो खुद नहीं आते, एक एजेंसी की तरफ से आते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तो सिक्योरिटी एजेंसी अगर हमको सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है? सिक्योरिटी की सर्विस। और हम कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। कौन? जो रेसिपेंट है वो कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो कौन भरेगा वहां पे टैक्स? रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा। हाँ या ना बोलो? और जो सप्लायर है वो कौन नहीं होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अगर वो जो सप्लायर है कौन? सिक्योरिटी सर्विस देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब बड़ी एजेंसी सर्विस है, बड़ी सिक्योरिटी सर्विस है, खुद भरेगा। हाँ या ना बोलो?
पक्का एक बार ध्यान से रीड कर लेना बस। सिक्योरिटी सर्विस, सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, वाला पढ़ दिया मैंने। सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल designed to carry passenger where cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to any body corporate। क्या मतलब हुआ? सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, मतलब जीटीए तो हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, अब आप उसका ट्रैवलर का काम चलाते हो, तवेरा वगैरह इनोवा वगैरह आप क्या करते हो, मुंह फाड़ रही नालायक, ठीक है, तवेरा वगैरह इनोवा वगैरह आप चलाते हो किराए पे, सुन रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, तवेरा वगैरह किराए पे चलो। सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिडेंट प्रोवाइडेड टू द बॉडी कॉर्पोरेट। लमसम पैसा लिया फ्यूल व्यूल जुड़ा के, ऐसा नहीं कि गाड़ी का अलग से तेल का आप भरवा लेना, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। कैसा सिस्टम है कि पूरा आप भैया यहाँ से मैयर लेके जाएंगे, मैयर से वापस घुमा के लाएंगे, 3,000 रुपया लगेगा। अब उसमें फ्यूल भी उसका, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे तो, ट्रैवलर वाले ऐसे तो करते हैं। तो अगर वो ट्रैवलर देने वाला कौन है? Any person other than body corporate supplies service to a body corporate does not issue invoice charging IGST 12% to service तो body corporate located in taxable territory। मतलब यहाँ पे वो ये 12% वाला ऑप्शन है उनके पास कि चाहो तो 12% वाला ले लो, या 5%। सुनी थी नहीं, पहले 5% बोल रही है ना, आई नहीं थी ना, वही तो एक्टिंग ऐसी कर रही कि सुन ली हो, समझ में आ गया हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया ये क्या बोल रहा है कि अपन ने पढ़ा था ना, या तो 12% से भर दो तुम ही, अगर 12% से भरने का, मैं ट्रैवलर हूं, मैंने बोला 12% से मैं ही भरूंगा तो आरसीएम नहीं आएगा, मैंने नहीं भरा तो कौन भरेगा? रेसिपेंट भरेगा। वो भी कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? B2B। कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? B2B। हाँ, इसमें B2B कैसे होता है? B2B कैसे होता है? जैसे कि तुमने देखा है, अब ट्रैवलर B2B क्यों हायर करेगा? जैसे कि तुमको बताऊं, वो होते हैं बीपीओस। बीपीओस मतलब कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स में लोग रात रात को नौकरी करते हैं, उनको पिकअप ड्रॉप सर्विस दी जाती है। तो कंपनी या तो अपनी गाड़ी लगाती है या तो ट्रैवलर को हायर कर देती है कि भैया तुमको रोज आना है अपनी गाड़ी लेके, हमारे यहाँ को एम्प्लॉइज को उठाना है और उनको घर पे छोड़ के आना है, फिर अगले दिन आना है एम्प्लॉइज को लेके छोड़ के जाना है। एम्प्लॉइज को पिकअप ड्रॉप की आपने सर्विस दी है, क्या बात समझ में आ रही है? तो सप्लायर कौन नहीं होना चाहिए? एनी पर्सन। जो ट्रैवलर है वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और सप्लाई किसको करना चाहिए? बॉडी कन्वर्ट को, और वो IGST 12% वाला उसने ऑप्शन नहीं लिया होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर उसको क्या मिल जाएगा? कौन भरेगा? आरसीएम भरेगा, मतलब जो कंपनी ले रही है सर्विस वो भरेगी। याद आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो, बस खत्म होने वाला है। आखिरी, सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्कीम सेबी के अंदर। लेंडर दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम एंड इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर स्कीम ऑफ सेबी। बोरोअर पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम। एक पूरा सिस्टम होता है लंबा चौड़ा, ये भी बता नहीं रहा हूं कि शेयर्स गिरवी रख के लोन लिया जाता है, कि शेयर्स बेचे जाते हैं, पढ़ा होगा तुमने कि शेयर्स बेचे जाते हैं, फिर लोन पैसा मिल जाता है, फिर कुछ समय बाद वापस से वो शेयर्स क्या कर लिए जाते हैं? खरीद लिए जाते हैं। पढ़ा होगा तुमने सेबी में कहीं ना कहीं। तो वहां पे कौन भरेगा? बोरोवर भरेगा, पर्सन जो क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। बोरोज द सिक्योरिटीज अंडर स्कीम अप्रूव्ड थ्रू इंटरमीडिएटरी ऑफ सेबी। हाँ या ना बताओ? इसमें अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या है? जीटीए, रेंटिंग, वो म्यूजिशियन वाला, स्कॉलरशिप वाला, ये 4-5 मेन याद रख लेना, ठीक है। मैंने बताया ना जो आम जनता में ज्यादा काम आते हैं। फिर कौन से थे तुम्हारे? ये इंश्योरेंस कंपनी वाला, ठीक है, ऑथर वाला मैंने बोल ही दिया। ये सब तुम कॉमन सेंस ही पहचान लोगे। बैंकिंग वाली जितनी भी सर्विस है उसमें बैंक ही भरेगा, ठीक है। गवर्नमेंट वाला ध्यान रख लेना। गवर्नमेंट वाले का मैं सोच रहा हूँ एक समरी चार्ट कल मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुमको बता दूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? एग्जेम्पशन भी होती है और आरसीएम भी होता है। तो एक चार्ट बनता है जिसमें आरसीएम और एग्जेम्पशन दोनों एक साथ लिखी रहती है, वो मैं एक बार लाके आपको दे दूंगा। हाँ या ना बोलो? यहाँ पे एससीएम की आपकी ये वाली बात खत्म होती है। फिर क्या बोला इसने अगला? सर्विस अंडर रिवर्स चार्जेस IGST एक्ट। इसमें कब? सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट। क्या बोल रहा है? एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट। कुल मिला के इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है, दोनों नहीं है ना, अदर देन बोला ना बे। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उसने दी सर्विस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में,
टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट, मतलब ऑनलाइन रेसिडेंट को छोड़ के यहाँ पे अगर कोई सर्विस दी है तो पर्सन सप्लायर और सर्विस कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड नॉन टेरिटरी, रेसिडेंट ऑफ सर्विस क्या है, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट। बताओ मुद्दा, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो क्या आ जाएगा, आरसीएम अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट, मतलब कि कुछ ऐसा ऑनलाइन सर्विस ली है जिसमें मेरे को कोई टैक्स, फॉर एग्जांपल मैंने कोई गेम का सब्सक्रिप्शन ले लिया फॉरेन से, सुन रहे हो, मैंने गेम का क्या ले लिया, फॉरेन से सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब मैं तो रेसिपेंट हूं, मैं रजिस्टर्ड तो हूं नहीं, तो मैं कहां आरसीएम भरता बैठूंगा, क्या बात समझ में आ रही है, मैं कौन होना चाहिए, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट होना चाहिए, मतलब मैं टैक्सेबल रेसिपेंट होना चाहिए, हाँ या ना बोलो। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू अ कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया। A person located in non taxable territory, importer located in the taxable territory, आपने ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली है, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन located in non taxable territory by way of transportation of goods by vessel from a place outside India up to a custom station of clearance India, बाहर से गाड़ी आई, शिप आई, यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस से रखी और चली गई वापस, तो अब उसको कहाँ पकड़ के बैठेंगे, जीएसटी भर के जा, जीएसटी भर के जा, नहीं पकड़ सकते, कौन भरेगा, इंपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर की सर्विस के लिए भी क्या करेगा, जीएसटी भरेगा, हाँ या ना बोलो। आया समझ में, ये कहानी लिखी हुई है, मुझे लगता है काफी है जो मैंने आपको बता दिया, बस ये खत्म हो गया ना, आखिरी क्या बोला यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज फॉलिंग अंडर रिवर्स चार्ज इफ सप्लाईज आर मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भरा है तो वहां पे कौन भरेगा, सीधे सीधे रजिस्टर्ड, सप्लाईज आर मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसको, जो पहले ही पढ़ा था, अनरजिस्टर्ड ने किसको दिया, रजिस्टर्ड को, तो क्या आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा, हाँ या ना बोलो, पक्का, चलो ये एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन सारे कर लेना बस एक बार, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना, क्लियर है क्या, यहाँ पे आरसीएम आपका हो जाता है, बोलो तो 10 मिनट खाना खाने का टाइम दूं, नहीं तो बोलो तो एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ो, चाहिए ब्रेक चाहिए होगा मुझे लग रहा है, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अपन एग्जामिनेशन की तरफ पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक